नमस्कार, तर्कश में आपका स्वागत है। आज मेरे मेहमान हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर, जो भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर राठौर आपका हमारे कार्यक्रम में। बड़ी चर्चा हो रही है कि देश के कई हिस्सों में, ख़ासतौर पर हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र कि यहाँ पर सूखे की स्थिति है। जितनी उम्मीद की जा रही थी बारिश की, उतनी बारिश नहीं हुई है। क्या आकलन है मौसम विभाग का आज की तारीख में अगर बात करें? देखिए, मानसून 2012 की आज तक की स्थिति का अगर जायजा लें तो निश्चित रूप से केवल उत्तर पश्चिमी भारत ही नहीं, और भी जो प्रायद्वीप के प्रदेश हैं उनमें भी बारिश सामान्य से काफ़ी कम रही है। और अगर आंकड़ों पर नज़र डालें तो देखेंगे कि सौराष्ट्र और कच्छ में जुलाई के अंत तक 2 माह समाप्त हो चुके हैं मानसून के, वहाँ लगभग 78% की कमी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में ये कमी करीब सामान्य से 65 से 70% कम बारिश हुई है। साथ ही साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, जो कि पश्चिमी हिमालय का क्षेत्र है, वहाँ भी बारिश सामान्य से 30-35% कम है। और अगर पश्चिमी बाकी भाग की बात करें तो मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, इंटीरियर कर्नाटका, उत्तर और दक्षिण दोनों, तथा तमिलनाडु, केरल में भी बारिश सामान्य से 30 से 40% कम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाकी जो भाग हैं, जिसमें कि मध्य भारत, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत, यहाँ बारिश सामान्य या सामान्य से थोड़ी अधिक है। तात्पर्य यह कि 2 भाग बराबर हैं और 40% भाग ऐसा है जहाँ की बारिश सामान्य से काफ़ी कम है और कृषि पर इसका काफ़ी नकारात्मक प्रभाव है। मॉनसून का जो पीरियड माना जाता है वो लगभग जून के शुरुआत से लेके और सितंबर के अंत तक आप लोग आकलन करते हैं। तो ये जो इलाका जहाँ पर आप कह रहे हैं कि काफ़ी कम बारिश हुई है, सूखे की स्थिति है, कृषि पर उसका प्रतिकूल असर पड़ा है, लेकिन क्या मॉनसून के रिवाइवल के कोई चांस हैं? कोई और जो बाकी वक्त बचा है उसमें कुछ बारिश हो सकती है, कुछ राहत मिल सकती है? देखिए, मॉनसून अभी भी सक्रिय है और मॉनसून का जो भूभाग है वो बहुत बड़ा है, और ये अफ्रीका के पूर्व तट से लेकर के और प्रशांत महासागर तक, जिसमें कि पूरा एशिया और साउथ दक्षिण चाइना सागर तक, यहाँ तक ये पूरा क्षेत्र होता है। और ऐसा कभी भी नहीं होता है कि पूरे भूभाग में एक साथ अच्छी बारिश हो। हाँ, दुर्भाग्यवश कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्षेत्रों में बारिश सामान्य से अधिक होती है और कुछ क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। वो ठीक इसी प्रकार ऐसा इस वर्ष हो रहा है कि जैसे चाइना में आप देखें तो वहाँ पर बारिश बहुत हो रही है, बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। और भारत और हिंद महासागर के क्षेत्रों को देखें तो ये 2 बराबर डिवीजन बन गया है। और अभी जो ताज़ा स्थिति का आकलन है, मानसून सक्रिय रहेगा, पर उसमें भी दुर्भाग्यवश कमोबेश ऐसी स्थिति रहेगी कि पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में तो बारिश रहेगी, उत्तर पश्चिमी भारत में संभावनाएं बहुत अधिक हम नहीं देख पा रहे हैं। मतलब जो कमी है उसको अब पूरी नहीं हो पाएगी। वो जो कमी वाले क्षेत्र हैं वो आगे भी कष्ट में रहेंगे। ये जो मॉनसून का जो प्रिडिक्शन होता है, जो पूर्वानुमान होता है, इसको लेकर मौसम विभाग काफ़ी तैयारी करता है, फोरकास्ट करता है। इस बार बड़ी आलोचना आप लोगों को झेलनी पड़ रही है कि आपने जो पहले एक बार फोरकास्ट किया, वो उसके बाद फिर आपने दूसरा पूर्वानुमान लगाया, लेकिन वो बहुत ही उसमें काफ़ी डिफरेंस नज़र आ रहा है। कैसे जवाब देना चाहेंगे इन आलोचनाओं का? देखिए, मॉनसून का जो दीर्घ अवधि पूर्वानुमान है, पूर्वानुमान हम अलग अलग समय काल के लिए करते हैं। उसमें नाउकास्टिंग से लेकर के अल्प अवधि, मध्यम अवधि और दीर्घ अवधि, और इन अलग अलग अवधियों की जो रिक्वायरमेंट है देश के लिए और ख़ास तौर से कृषि क्षेत्र की जो आवश्यकता है ऐसे अनुमान की, उसको ध्यान में रखते हुए सन 1988 से मौसम विभाग ने ये दीर्घ अवधि का पूर्वानुमान देना शुरू किया। और मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्व में भारत ही केवल एकमात्र देश है जो कि इस तरह का पूर्वानुमान देता है क्वांटिटेटिव टर्म्स में, गुणात्मक और संख्यात्मक टर्म्स में।
और पिछले गत वर्षों में हमने इसको सांख्यिकी स्तर पे प्रोबेबिलिटिस्टिक फॉर्म में भी ऐसा पूर्वानुमान देना शुरू किया, क्योंकि ये यूजर की रिक्वायरमेंट है। ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया है और इसको देने की दो प्रमुख विधियां हैं। एक स्टैटिस्टिकल मेथड्स है, सांख्यिकी, और दूसरा गणितीय मॉडल है, न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन जिनको कहते हैं। और अब तक हम आमतौर पर स्टैटिस्टिकल मॉडल का ही प्रयोग करते हैं, बाकी दूसरे मॉडल पर शोध कार्य चल रहा है। और इसका पूर्वानुमान देने के लिए हमें विभिन्न कारकों की पहचान करनी होती है, जिनको हम प्रिडिक्टेंट्स बोलते हैं, जिनका कि मॉनसून के दौरान होने वाली वर्षा से परोक्ष और अपरोक्ष संबंध हो। और ऐसे कारक पूरे विश्व में, जैसे प्रशांत महासागर से या अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, यूरोप, एशिया, अलग अलग क्षेत्रों से वायु दाब के हों, चाहे हवा के हों, चाहे समुद्र के तापमान के हों, उन कारकों का विश्लेषण करके और उनका वर्षा से एक हम लिंक स्थापित करते हैं और उनके आधार पर ये पूर्वानुमान करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जो मौसम है, वेदर या क्लाइमेट, दोनों मूल रूप से वेरिएबल है और ये वेरिएबिलिटी दैनंदिन है, महीने दर महीने होती है, सीजन दर सीजन होती है और बड़े लंबे अवकाश में भी होती है, यानी डेकेडल वेरिएबिलिटी जिसको हम कहते हैं। और अगर हम एक कारक का संबंध मॉनसून की वर्षा से आज हम स्थापित करते हैं तो वो जरूरी नहीं कि 10 वर्ष पश्चात वैलिड रहे। अतः हमको अलग अलग समय में अलग अलग कारकों को ढूंढना होता है। ये बहुत पेचीदी प्रक्रिया है और विज्ञान की अपनी सीमाएं हैं। शोध कार्य निरंतर रहते हैं, जारी कर रहते हैं। और जहां तक मॉनसून 2012 का प्रश्न है, हम पहला पूर्वानुमान अप्रैल में दिए थे और उसमें हमने ये कहा था कि लगभग सामान्य बारिश होगी, और हम उसको दूसरा पूर्वानुमान जून में अपडेट करते हैं, हर साल करते हैं। और अपडेट इसलिए करते हैं कि ये जो कारक हैं, जब हम अप्रैल में पूर्वानुमान देते हैं तब मार्च तक की अवस्था होती है हमारे पास में, उसके आधार पर देते हैं। जब नए आंकड़े आ जाते हैं मई तक के, तब उसके आधार पर हम जो है जून में पूर्वानुमान देते हैं, ताकि वो ज़्यादा सटीक हो। और जो जून का पूर्वानुमान था उसमें हमने कहा कि मानसून 96% क्वांटिटेटिव टर्म्स में होगा। हालांकि एक खास बात उसमें यह थी कि जो सामान्य से कम रहने वाली जो प्रोबेबिलिटी है जी, ±4% जो हम मानते हैं, वो -4% की प्रोबेबिलिटी, वो संभावनाएं ज़्यादा थी। तो वो 92% के आसपास ये दो आंकड़े लोगों के सामने पेश किए गए थे। लेकिन दुर्भाग्यवश जो अब तक की स्थिति है, ये बारिश सामान्य से 19% कम है और जुलाई में जो है ये सामान्य से 13% बारिश कम हुई है। तो ये थोड़ा आंकड़ों में अंतर अवश्य है, लेकिन जो ये ट्रेंड है कि बारिश थोड़ी नकारात्मक रहेगी, कम से कम वो एक इसका सकारात्मक पक्ष है। डॉक्टर राठौर, आपसे ये बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर लक्ष्मण सिंह राठौर से, जो भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक हैं। डॉक्टर राठौर, आप हमें बता रहे थे कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां लॉन्ग रेंज फोरकास्ट होता है, दीर्घावधि के लिए आप लोग पूर्वानुमान करते हैं मौसम का, और वो बहुत पेचीदगियों भरी प्रक्रिया है। आपको अलग अलग तरह के डेटाज की ज़रूरत होती है, और आपने कहा कि साइंस की अपनी एक सीमा है। तो ऐसी क्या ज़रूरत है कि आप लॉन्ग रेंज फोरकास्ट भारत में करते हैं जबकि दुनिया के किसी और देश में नहीं होता है? देखिए, प्रथम तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि क्षेत्र की अपनी आवश्यकताएं हैं, और कृषि में भी जो इतनी वेरिएबिलिटी है, और चूंकि हमारे जलवायु खंड विभिन्न है, हम शुष्क क्षेत्र से बिल्कुल आर्द्र क्षेत्र तक हमारी ह्यूमिड एरियाज हैं, अलग अलग
बारिश के पैटर्न है, अलग अलग फसलें हैं और प्रत्येक फसल की अलग अलग आवश्यकताएं हैं। और एक बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो वर्षा आधारित है। और चूंकि अगर वर्षा में वेरिएबिलिटी ज़्यादा है तो हमें ये एक निर्णय लेना होता है कि किसान क्या बीज डाले। और इसका कृषि प्रबंधन का परोक्ष संबंध है कि हमारा मानसून समय पे आएगा या समय के पूर्व आएगा या समय के बाद आएगा, क्योंकि इसके साथ जो निर्णय संबंधित है वो अलग अलग है। और प्रत्येक फसल की वाटर रिक्वायरमेंट है, जो जल की आवश्यकता है उसकी, और उसकी जो अवधि है वो भी अलग अलग है। और इस नाते हमें ये भी निर्णय लेना होता है कि जल की कितनी उपलब्धता होगी, उसके अनुसार जो वाटर अवेलेबिलिटी पीरियड है, जो कि फसल जिसके संदर्भ में बोई जा सके, उसका चयन करना होता है। तो फलस्वरूप ये बहुत आवश्यक सूचना एक प्रबंधन कार्य के लिए भी और किसान स्तर के लिए भी इस तरह की सूचना की आवश्यकता है। फलस्वरूप हमें ऐसा करना चाहिए और इसलिए कर रहे हैं। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि दुनिया के किसी और देश में ये नहीं होता है, लेकिन हमारे देश की जो ज़रूरत है उसके लिहाज से, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश हैं और इसलिए आपको ये पूर्वानुमान करना बहुत ज़रूरी है। एक तरह से मजबूरी भी है आपके विभाग की। लेकिन जो साल दर साल जब आपकी आलोचनाएं होती हैं कि साहब आपने कहा था कि औसत से ज़्यादा रहेगा, औसतन रहेगा, लेकिन उसके बाद सूखा पड़ जाता है, तो इस तरह का एक जनरल परसेप्शन जाता है कि जैसे मौसम विभाग जिम्मेदार है कि देश के जिन हिस्सों में सूखा पड़ा है। एक तो इन आलोचनाओं को आप कैसे लेते हैं? दूसरा, क्या ये भी एक कारण है जो पब्लिक परसेप्शन बनता है कि जो मौसम विभाग के जो पूर्वानुमान होते हैं उसकी जो रिपोर्टिंग जिस तरह से होनी चाहिए शायद उस तरह से नहीं होती है? देखिए, दोनों ही बातें हैं। पहला तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि पूर्वानुमान है और इसमें निरंतर शोध की आवश्यकता है। और इसकी गुणवत्ता में जो आज से 20 वर्ष पूर्व जो स्तर था उससे आज बहुत सुधार हुआ है। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो आगे सुधार कैसे होगा? तो ये प्रयास आवश्यक है। प्रयास है तो हमें एक पॉजिटिव फीडबैक मिलता है, हम कहाँ फेल हुए, क्यों फेल हुए, और हम नए कारकों की तलाश करते हैं। तो इसलिए एक सार्थक प्रयास से आदमी सुधरता है। दूसरा, अब आज की जो स्थिति है, अब हम कपल्ड मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं और ये न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन है की तकनीक है। और आपने ये नोट किया होगा कि जो मध्यम अवधि और अल्प अवधि का पूर्वानुमान है उसमें गुणात्मक सुधार हुआ है पिछले 2 दशकों में जो हमने कार्य किए हैं। और इसकी जो सटीकता है बहुत मैं समझता हूँ कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तो इससे बेहतर कोई और देश नहीं कर पा रहा है। तो मैं समझता हूँ दीर्घ अवधि काल में भी अब हम इसमें सुधार कर पाएंगे। और ये जो कपल मॉडल है, मूलतः जो समुद्र और ओशनिक मॉडल्स हैं उनका और एटमॉस्फेरिक मॉडल को हमने कपल किया है, क्योंकि दीर्घ अवधि में जो हमें संकेत मिलते हैं मौसम में आने वाले उस अवधि में होने वाले बदलाव के, वो समुद्रों से ज़्यादा मिलते हैं। तो हम जिस प्रकार इस पर शोध कर रहे हैं और जिस प्रकार उसमें सुधार की प्रक्रिया जारी है, आगे चल कर के और अच्छा कर पाएंगे। लेकिन जो मैं आप इमेज की बात कर रहा था कि आमतौर पर मौसम की रिपोर्टिंग जिस तरह से हम लोग करते हैं भारत में, जो एक इमेज बन गया मौसम विभाग का, और मुझे लगता है कि जितने जोक्स क्रैक किए जाते हैं मौसम विभाग को लेके कि अगर बारिश का प्रेडिक्शन किया है तो हो सकता है कि धूप खिली रहे, तो उसमें वो रिपोर्टिंग जिस तरह से होती है, क्या वो भी किसी हद तक जिम्मेदार मानते हैं? डिटेल्ड रिपोर्टिंग उस तरह से शायद नहीं होती है। मैं समझता हूं कि ये भी एक, मैं समझता हूं कि वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है कि जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको भी ब्रीफ किया जाए, पूरे तरह से ब्रीफ किया जाए। अब उसमें भी सुधार हो रहा है। अब हमारा जो मीडिया से संपर्क है उसमें भी बहुत अच्छा सुधार हो रहा है। तो हम जहाँ तक ज़्यादा ब्रीफ कर पाएंगे तो रिपोर्टिंग भी बेहतर होगी, वरना जो मीडिया अपने हिसाब से लेता है।
आपने कहा कि भारत के का मौसम विभाग जो काम कर रहा है, जिस तरह से हम पूर्वानुमान लगाते हैं यहाँ पर भारत के मौसम के बारे में, और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि कृषि प्रधान देश है, हमारी अर्थव्यवस्था में अभी भी कृषि का बहुत बड़ा हिस्सा है। 2003 के बाद से ये कहा जा रहा है कि मौसम विभाग ने नई नई तकनीकें अपनाई हैं, आपने भी कहा नए नए शोध हो रहे हैं। 2003 के बाद की अगर बात करें, कुछ बताना चाहेंगे कि आपकी तकनीक में, आपके तरीके में किस तरह के बदलाव आए हैं? देखिए, मूलतः जो मौसम का पूर्वानुमान है उसको हम कहते हैं कि एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मतलब जिस वक्त आप पूर्वानुमान देते हैं उस वक्त वायुमंडल और एटमॉस्फेयर की कंडीशन का सही सही जायजा लेना, और ये जायजा हम प्रेक्षणों के माध्यम से, ऑब्जर्वेशन के माध्यम से लेते हैं। और विश्व मौसम संगठन के माध्यम से विश्व के सारे देश एक निश्चित समय पर मौसम के प्रेक्षण लेते हैं और आपस में बांटते हैं, तो हम आंकड़ों का आदान प्रदान करते हैं और उन आंकड़ों से और सैटेलाइट और रडार के आंकड़ों से हम इनिशियल स्टेट को डिफाइन करते हैं। तो अभी जब हम आधुनिकीकरण मौसम सेवाओं का कर रहे हैं उसके माध्यम से हम अपने पहला तो प्रेक्षण लेने के जो प्रकल्प हैं उनको सुधार रहे हैं। हमने नए नए ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगाए हैं, रडार लगाए हैं, सैटेलाइट के माध्यम से भी जो हम ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं उनमें भी गुणात्मक सुधार आ रहा है। आगे भी नए सैटेलाइट डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस छोड़ रहा है जो मौसम के लिए सटीक ऑब्जर्वेशंस लेगा। तो पहला तो प्रेक्षण। दूसरा, प्रेक्षण आने के पश्चात में जो मॉडल है, और मॉडल में हम गुणात्मक सुधार ला रहे हैं। पहले हम मॉडल कोर्स रिजोल्यूशन के थे, उनकी फिजिक्स में अब और सुधार हुआ है। आज की तारीख में हम ग्लोबल मॉडल 30 किलोमीटर के रिजोल्यूशन पर रन कर पा रहे हैं, और जो रीजनल मॉडल्स हैं वो तो 3 किलोमीटर के मॉडल पे भी रन कर पा रहे हैं। इसलिए हम स्टेडिया स्पेसिफिक फोरकास्ट भी कॉमनवेल्थ गेम्स में दिया। तो ये सुधार मॉडल्स पर है। और तीसरा चरण जो है मॉडल आउटपुट को लेकर के, उसके बाद में उसको जो लोकेशन स्पेसिफिक फोरकास्ट बनाना जो है और उसको किस तरह से एक यूजर तक पहुंचाना, ये तीसरा स्तर है। उसमें भी हम काफ़ी सुधार कर रहे हैं। तो तीनों अवस्थाओं में काफ़ी कार्य हुआ है। राठौर साहब, कई सवाल अभी आपसे और करने हैं, लेकिन वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। तर्कश में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं डॉक्टर एल.एस. राठौर, भारत मौसम विभाग के महानिदेशक। डॉक्टर राठौर, आपने बताया कि किस तरह से नई नई तकनीक मौसम विभाग ने अपनाई हैं और किस तरह के शोध और हो रहे हैं। आप सटीक मौसम की भविष्यवाणी कर पाएँ उसकी तरफ अग्रसर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी मानते हैं कि भारत जिस तरह का विशाल देश है और साइंस की अभी तक जिस तरह की लिमिटेशंस हैं उसमें कोई सटीक भविष्यवाणी हो पाएगी, इसमें हमेशा डाउट रहेगा। रिसेंटली इस तरह के भी कुछ सजेशंस आए कि जो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट की जो बात है उससे हमें बचना चाहिए क्योंकि वो सटीक उसकी भविष्यवाणी करना संभव ही नहीं है। आप भी मानते हैं कि उसमें बहुत पेचीदगियां हैं, हालांकि आप ये कह रहे हैं कि दुनिया के बाकी देशों की तुलना में हमारी भविष्यवाणी काफ़ी सटीक होती है, कभी कभी वो ऑफ द मार्क चली जाती है। लेकिन क्या आप नहीं मानते कि जब दुनिया के किसी देश में दीर्घावधि के लिए पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता है तो हमें भी शायद उससे बचना चाहिए, और ख़ासतौर पे आपके विभाग की भी आलोचनाएं कम हो जाएंगी कुछ? देखिए, विश्व के जितने भी विकसित देश हैं उनका सबसे प्रमुख उद्देश्य ये रहता है कि जो अपने मॉडल हैं उसमें मानसून को ठीक से साइमुलेट करें, क्योंकि अगर मानसून ठीक से साइमुलेट नहीं होगा तो बाकी का मौसम भी उस प्रकार से साइमुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो चैलेंज है सिर्फ भारत का नहीं है, पूरे विश्व का है, और सारे देश प्रयास कर रहे हैं कि इस दीर्घ अवधि में पूर्वानुमान करें। आवश्यकता सभी की है, लेकिन भारत की आवश्यकता ज़्यादा अधिक है और ये सम्मिलित प्रयास है।
अमेरिका से लेकर के, इंग्लैंड से लेकर के, यूरोपियन सेंटर से लेकर के, जापान, कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यही देश, चाइना, ये देश हैं जो कि इस अभी अवस्था में है कि इस प्रकार के मॉडल्स रन कर पा रहे हैं। और हम इस दिशा में अग्रसर हैं और निश्चित रूप से इसमें सुधार होगा। और मैं समझता हूँ इसको तो चालू रखना ही चाहिए। आप इस बात से सहमत नहीं है कि उस भविष्यवाणी से आपको बचना चाहिए? नहीं, जरूर। आप आलोचनाएं झेलने के लिए तैयार हैं। आप कह रहे हैं कि शोध हो रहा है और आप बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। आमतौर पे जब मौसम विभाग की बात होती है तो इस तरह की बातें भी आती हैं कि यूरोप के जो देश हैं वहाँ पे हर व्यक्ति जब घर से निकलता है तो वेदर रिपोर्ट देख के निकलता है कि उसको आज छाता लेके जाना है, रेन कोट लेके जाना है, या वो बिना छाते या रेन कोट के जा सकता है। भारत में मॉनसून को अगर छोड़ दें, बाकी जो मौसम की भविष्यवाणी होती है उसको लेके भी कोई बहुत अच्छा पब्लिक परसेप्शन नहीं है। मैं एक बात यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि हम भी ग्लोबल मॉडल रन करते हैं और हम भी यूरोप का पूर्वानुमान उसी गुणवत्ता से दे सकते हैं जितना कि इंग्लैंड का या अमेरिका का मौसम विभाग देता है। और इसका मूल कारण यह है कि जो टेम्परेट जोन का वेदर मौसम है उसमें और जो ट्रॉपिकल वेदर है उसमें बहुत अंतर है। टेम्परेट जोन के वेदर को प्रिडिक्ट करना आसान है और उसका कारण यह है कि वो पश्चिम से पूर्वी की दिशा पे जाता है और बेरोक्लिनिक इंस्टेबिलिटी है उसमें, और एकदम बनता नहीं है और न एकदम बिखरता है। बन गया तो एक ही दिशा में चलेगा, 6, 7, 8 दिन रहेगा, तो बहुत आसान है। तो आप ये कह रहे हैं कि जैसे भारत में सामाजिक विविधताएं हैं वैसे मौसम की भी विविधताएं हैं और उसको समझना उतना ही आसान या उतना ही कठिन है। जी, ये सूर्य की गर्मी से, ताप से ड्रिवन है, रेडिएटिव हीट से होता है। आप देखते हैं सुबह कोई वेदर नहीं है, दोपहर के बाद में बहुत सीवियर वेदर हो गया और 4 घंटे वेदर रहा, डिसिपेट हो गया। अब इस मौसम को आज से 5 दिन पहले पकड़ना, लंबी दीर्घ अवधि की तो बात छोड़ो, उसकी कल्पना करना थोड़ा मुश्किल है, उसको सोचना मुश्किल है। जबकि टेम्परेट जोन का तो आज बना तो 5वें दिन कहाँ होगा उसको देखना आसान है। आपने कहा कि आप तमाम आलोचनाओं के बावजूद बेहतर काम करने की तरफ अग्रसर हैं, नए शोध हो रहे हैं। भारत ने बहुत सारी सैटेलाइट्स स्पेस में भेजी हैं और उनमें से ज़्यादातर मौसम से जुड़ी सूचनाएं भेजने के लिए बताई गई कि वो इस्तेमाल होती हैं। और स्पेस में भारत का एक बड़ा स्थान बना है, बड़ा कामयाब स्थान है। कई डेवलप्ड नेशन से भी हम कई मामलों में बहुत आगे पहुँचे हैं। तो ये सैटेलाइट्स कितना आपको मदद कर रही हैं और कितना और ज़रूरत आप समझते हैं कि इस तरह की सैटेलाइट्स की है भारत को? देखिए, सैटेलाइट बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना हमको देता है, क्योंकि जैसा मैंने निवेदन किया कि एटमॉस्फेयर को साइमुलेट अगर 3 डायमेंशनली करना है तो हम जो मॉडल रन करते हैं 30 किलोमीटर हॉरिजॉन्टल ग्रिड पे और 62-65 वर्टिकल लेयर्स, और हर ग्रिड पॉइंट पर तापमान का, आर्द्रता का, प्रेशर का, वायु की दिशा और दशा, इनका हमको वैल्यू असाइन करनी होती है। ये सिर्फ सैटेलाइट के माध्यम से ही संभव है। और फिर जो समुद्र है जहाँ से कि कोई प्रेक्षण नहीं है, उसके सतह के तापमान और अवस्था का भी ज्ञान हमको, समग्र ज्ञान सैटेलाइट के माध्यम से होता है। तो इसको सैटेलाइट के बिना तो कल्पना करना ही मुश्किल है। और आपको ये महसूस होता है कि कुछ और एडवांस्ड सैटेलाइट्स की ज़रूरत है? देखिए, सैटेलाइट, अब नया सैटेलाइट जो आ रहा है उसमें एडवांस्ड रेडियोमीटर्स हैं, लेकिन सैटेलाइट भी जो है सीधा मौसम का प्रेक्षण नहीं लेता है। वो रेडिएटिव प्रॉपर्टीज़ का आकलन करता है, उससे फिर टेम्परेचर, हवा, ये सब डिराइव किया जाता है। तो थोड़ी बहुत त्रुटि जो इनिशियल कंडीशन को डिफाइन करने में रहती है और उसको जब हम मॉडल रन करते हैं तो वो भी प्रोपगेट होती है। तो ये बड़ा पेचीदा कार्य है, क्योंकि अगर आप इनिशियल कंडीशन में ही एरर है जी, क्योंकि आपके पास प्रेक्षण नहीं है, 2/3 समुद्र है, पर्वत है जहाँ से कोई प्रेक्षण नहीं है, गरीब देश है उनके पास भी कोई प्रेक्षण नहीं है, तो बिना प्रेक्षणों के आप सैटेलाइट के माध्यम से ही जो है इनकी वैल्यूज असाइन कर पाते हैं। और ये जब आप मॉडल रन कर रहे हैं तो उसको प्रोपगेशन ऑफ एरर होता है। हम एक कहते हैं प्रिडिक्टेबिलिटी, उसकी एक थ्योरेटिकल सीमा है, और ये थ्योरेटिकल सीमा जो है
जब इनिशियल कंडीशन की एरर है, जब वो दुगनी हो जाए, उसको डबलिंग ऑफ एरर कहते हैं, उसके पश्चात आप थ्योरेटिकली उस पूर्वानुमान को बहुत ज़्यादा नहीं मानते हैं। और ट्रॉपिक्स में ये डबलिंग ऑफ एरर 4, 5, 6 दिन में हो जाता है, एक्स्ट्रा टॉपिक्स में ये 2 सप्ताह के बाद होता है। तो ट्रॉपिक्स में अपनी समस्याएं हैं। आप अलग अलग कैटेगरीज में पूर्वानुमान लगाते हैं भारत में, ख़ास तौर पे मानसून की अगर बात करें कि कहाँ पर औसत से कम बारिश होगी, औसतन बारिश होगी, औसत से ज़्यादा बारिश होगी। भारत एक बड़ा देश है। एक तरफ आपके प्रेडिक्शन का इंतज़ार करते हैं मछुआरे जो कोस्टल इलाका है या फिर पहाड़ी इलाके हैं, और एक तरफ जो हरियाणा, पंजाब या इस तरह के प्रदेशों की बात करें जहाँ पर खेती होती है। तो क्या ये संभव है कि, या अभी ऐसा होता है कि स्टेट वाइज, अलग अलग इलाके वाइज एकदम सटीक भविष्यवाणी की जा सके मौसम की? हम जो ग्लोबल मॉडल है वो दिल्ली में रन करते हैं, फिर हमारे प्रादेशिक और राज्य केंद्र हैं वो जो लोकल मॉडल हैं, जो लोकल आंकड़े लेकर के उनको रन करते हैं। और समुद्र की अवस्था देने के लिए हमारी एक सिस्टर कंसर्न इनकॉइस है, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन। वो मौसम को लेकर के समुद्र की अवस्था का मछुआरों के लिए पूर्वानुमान देते हैं। तो अलग अलग यूजर्स के लिए अलग अलग प्रकार से सेवाएं मुहैया की जाती हैं। और ख़ास तौर से किसान, चूँकि कृषि प्रधान देश हैं, तो ये हम भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और कृषि विश्वविद्यालयों के माध्यम से ये सेवाएं किसानों तक दे रहे हैं, और हम उनको SMS भी कर रहे हैं। आज की तारीख में 33 लाख किसानों को मोबाइल के माध्यम से सूचना प्रदान कर रहे हैं। डॉक्टर राठौर, आपने तर्कश में हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर LS राठौर बहुत ही विनम्रता के साथ अपनी आलोचनाओं को स्वीकार करते हैं, उस पर मुस्कुराते हैं, लेकिन साथ ही साथ कहते हैं कि भारत का मौसम विभाग दुनिया के किसी भी देश की तुलना में बेहतर काम कर रहा है और शोध में वो लिप्त है, और आने वाले वक्त में और सटीक भविष्यवाणी मौसम की या मॉनसून दोनों की वो कर पाएंगे। अगले तर्कश में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।